हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। कक्षा आठवीं कक्षा में हमारा विषय सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान विषय में हमारी आज की जो चर्चा है वह है लेसन नंबर 13 केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड पार्ट सेकेंड, अर्थात प्रकरण 13वां पार्ट 13वां रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक बंध, जिसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर में। तो आज की हमारी जो चर्चा होगी वह होगी किस पर? रासायनिक बंध पर। और रासायनिक बंध केमिकल बॉन्ड को समझने के लिए हमें किसी भी तत्व के अणु से संबंधित यानी उनके संकेत से संबंधित कुछ जानकारी, उनके परमाणु क्रमांक इत्यादि को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ तत्व हैं आपके स्क्रीन पर: हीलियम, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम इत्यादि। तो ये किसी भी परमाणु के अंतर्भाग का चित्र है। उसमें एक केंद्रक है और उसके अंदर सूक्ष्म कण हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूम रहे हैं और केंद्रक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये हमने पहले चर्चा की है। तो घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसी पर हमारा परमाणु क्रमांक है किसी भी तत्व का। तो इसी को पहले समझेंगे, फिर बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको देखेंगे, फिर उस पर बंध क्या होता है, रासायनिक बंध क्या होता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो तत्वों का संकेत लेखन, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और कैसे लिखा जाता है इसकी शुरुआत हमने अपने पिछले लेसन में की थी। संकेत का अक्षर और उसके बाद लेफ्ट में नीचे उसका परमाणु क्रमांक और लेफ्ट में ऊपर उसका परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है। यह प्रचलन है। उदाहरण के तौर पे हमने हाइड्रोजन का उदाहरण देखा, परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान उसका 1। तो किस तरह लिखेंगे? H नीचे 1 ऊपर 1, H1 इस तरह से लिखते हैं। हीलियम में उसका परमाणु क्रमांक 2 है और द्रव्यमान 4 है। तो हीलियम 2 जो लिख के हमने द्रव्य क्रमांक लिखा और ऊपर 4 जो है द्रव्यमान लिखा। यह किसी भी तत्व का लेखन का एक तरीका है। तो ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण देख लेते हैं फटाफट। हमें क्यों जान रहे हैं? क्योंकि हमें परमाणु क्रमांक जो है उससे हमें परमाणु के रचना और फिर रासायनिक बंध को समझना है। तो परमाणु क्रमांक जो नीचे लिखा गया है, ये हाइड्रोजन, हीलियम परमाणु क्रमांक 2 है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, लिथियम का 3, सोडियम का 11, कार्बन का 6, क्लोरीन का 17। ये सब परमाणु क्रमांक हैं। परमाणु क्रमांक है क्या ये?
तो ये सब बहुत छोटे कण हैं किसी भी तत्व के, जो हम आंखों से बिल्कुल नहीं दे सकते, सबसे छोटा से छोटा कण। तो परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनिक वितरण से समझ में आएगा। किसी भी परमाणु के अंदर हम देखते हैं केंद्र और उसके चारों ओर घूमने वाले सूक्ष्म कण होते हैं। केंद्र में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन सभी एक ही कक्षा में नहीं होते, भिन्न भिन्न कक्षाओं में होते हैं। जो सबसे पास की छोटी कक्षा होती है केंद्र के, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18, चौथे में। इस तरह से कक्षा में सीमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही रह सकती है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को जो बढ़ जाता है कक्षाओं में, वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के रूप में हम लिखते हैं। और सबसे बाहर की कक्षा से हमें उसकी संयोजकता का पता चलता है। तो हर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो उसका एक सूत्र था, हमने देखा पहले, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सूत्र है 2n²। n मतलब कक्षा, कवच। तो पहली कक्षा है तो n1 होगा, दूसरी कक्षा है तो n2 होगा। उदाहरण के तौर पर ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी, ये चौथी है, ये पांचवी है। पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी इसी क्रम में है, उसे इस क्रम में और नाम द्वारा के, एल, एम, एन, ओ, इस तरह उसका नाम है कक्षा का। के मतलब सबसे अंदर की कक्षा, उसके बाद फिर एल, एम, एन, ओ बाहर की कक्षा है। तो एन कक्षा क्रमांक, अगर एन पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा है और एक के, एल, एम, एन उसके नाम है। तो पहली कक्षा n अगर 1 हो गया तो 2n² क्या बनेगा, n की जगह पर 1 रख कर देखेंगे तो हल करने पे आएगा 2 × 1 का वर्ग, 1, 2 1 कम 2 आया। यानी पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकती है। तो सबसे अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वो फिर दूसरी कक्षा में आ जाएंगे, वह भर गया तो तीसरी में आ जाएंगे, वह भी भर गया तो चौथी में जाएंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने अभी देखा, 5 कक्षा है अगर तो उसके नाम इस तरह से होंगे, अंदर की कक्षा से के, फिर एल, एम, एन, ओ, और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉनों की जगह होती है। तीसरी कक्षा में कितनी हो सकती है, फिर अंदाज़ा लगाते हैं। तो n बराबर 3 रखेंगे और 2n² में उसको फार्मूला में रखेंगे। 2 × 3 का वर्ग, 2 × 9 हो गया 18। यानी अधिकतम तीसरी कक्षा में जगह है 18 इलेक्ट्रॉनों की। 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं आ सकते। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अगली कक्षा में चले जाएंगे, या स्टेबल हो गए तो भी अगली कक्षा में चले जाएंगे। तो जगह इसमें 18 इलेक्ट्रॉनों की ही है। तो तत्वों के परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों का वितरण, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी से परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक से ही इलेक्ट्रॉनों का हमें पता चल जाएगा। परमाणु क्रमांक 6 है, इसका मतलब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या 6 होगी। तो पहली कक्षा में कितने होंगे, निश्चित है 2 होंगे। और उसके बाद बचे हुए 4 कहाँ जाएंगे, दूसरी कक्षा में, क्योंकि पहले की अधिकतम कैपेसिटी 2 ही है। तो दूसरी में 4,
तो कक्षा के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होता है। हमेशा पहली कक्षा को पहले लिखते हैं 2, फिर कॉमा लगाकर दूसरी कक्षा लिखते हैं 4, यानी 2 4, यानी 2 कक्षा है, पहली में 2, दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन के परमाणु में। तो 2,4 ये इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हुआ कार्बन का। तो ये कार्बन पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, पहली कक्षा में 2 और दूसरी में कितने होंगे 4, तो 6 इलेक्ट्रॉनों का वितरण यहाँ पर हो गया। उस हिसाब से हम देख लेते हैं परमाणु क्रमांक से इलेक्ट्रॉनिक वितरण आप कैसे करेंगे। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो कैसे बांटेंगे इसे। इलेक्ट्रॉनिक संख्या 11 है, तो पहली कक्षा में 2 अधिकतम, वेरी गुड। दूसरी में अधिकतम 8, तो हो गए 10, फिर भी 1 बच गया। तीसरी कक्षा में 1। तो इस तरह से संरूपण क्या होगा, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में बचा हुआ 1, 3 कक्षा इसमें है। ओके, तो इसका मतलब जब इसका संरूपण चित्र देखेंगे हम, तो केंद्र में न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ आपको नज़र आ रहा है। बाह्यतम कक्षा ध्यान रखेंगे, सोडियम में बाह्यतम कक्षा यानी बाहरी कक्षा में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है। पहली में 2, दूसरी में 8, बाहरी वाले तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम की बात हो रही है ये। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन 11 और संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और कवच रेखा द्वारा संरूपण क्या है। तो संख्या के रूप में हमने देखा पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1, 8 2 10 1 11। और रेखांकन द्वारा मतलब चित्र द्वारा बनाकर, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, ये इलेक्ट्रॉन बन गए 8 और तीसरी में 1। इस तरह से ये कवच दिखाकर, कक्षा दिखाकर हमने इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दिखाया और पहले नंबर संख्या दिखाकर। तो इसका मतलब सोडियम में 3 कवच हैं, के, एल और एम नाम के हिसाब से। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 1। कुल कवच 3। बाहरी कवच का नाम एम। सबसे बाहरी कवच में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। तो बाह्यतम कवच संयोजकता कवच कहलाता है, जो सबसे बाहर का है। मतलब यह जो परमाणु है वो स्थिर नहीं होता, तो इनको स्थिर करने के लिए एक कक्षा होने के लिए इनकी कक्षाओं में या तो द्वितीयक यानी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 होना चाहिए। तो पहले का कवच में तो 2 ही हो सकता है, दूसरी कवच में और दूसरे के आगे 8 हो तो वह स्थिर हो जाएगा। 8 पूर्ण होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर 2 है वहाँ 2 ही पूरा होगा, लेकिन 2 से ज़्यादा बाहरी कक्षा में या तो 2 या 8 यानी द्वितीयक या अष्टक यह पूरा होगा तो इलेक्ट्रॉन स्थिर होता है। यहाँ बाहरी कक्षा में 1 है, अस्थिर है। स्थिर होने के लिए क्या करेंगे, तो 1 वह किसी को दे दे, त्याग कर दे, अगर छोड़ दे तो वह स्थिर हो जाएगा, फिर 2 8 ही होगा। या तो 7 ले ले तब भी स्थिर हो जाएगा, तब 2 8 8 हो जाएगा वो। तो 7 लेना आसान है या 1 छोड़ना आसान है, तो ज़्यादा मेहनत 7 लेने में है, 1 छोड़ना आसान काम है। तो आसान काम ही यह क्रिया होती है हमेशा। 1 छोड़ा जाएगा तो संयोजकता कवच में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 को त्याग करना आसान है, इसलिए सोडियम की संयोजकता जो है वो 1 है। ये ध्यान रखेंगे हम, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। बाहर 1 है तो 1 छोड़ा जा सकता है आसानी से। तो बाह्यतम कवच के इलेक्ट्रॉन
संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे। कितना त्यागने अथवा लेने पर वह स्थिर होगा, वह संयोजकता होगी। जैसे हाइड्रोजन है, वह हाइड्रोजन के पहली कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो निश्चित है उसकी संयोजकता एक ही है, एक देना आसान है। तो परमाणु क्रमांक 1 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो एक ही है इसमें, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं। तो 1 है। लिथियम में 3 है, तो पहली कक्षा में 2 हो जाएगा, दूसरी कक्षा में 1 बचा, तो दूसरी कक्षा में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक त्याग कर सकता है, यानी इसकी भी संयोजकता एक ही होगी, एक त्याग करने की। हाइड्रोजन की भी एक संयोजकता है, लिथियम की भी संयोजकता एक ही है, भले क्रमांक, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न क्यों न हो। क्रमांक 3 है, द्रव्यमान 7 है। कार्बन के बारे में चर्चा करें एक बार फिर से। कार्बन का संकेत C है, परमाणु क्रमांक 6 है, तो द्रव्यमान उसका 12 है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 4, 2 4। अब इसका संयोजी कक्षा है बाहरी, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, और 8 पूरा होने के लिए या तो 4 वो दे दे या तो 4 ले ले, तो इसके लिए संयोजकता 4 ही होगी। 4 देने पर भी 4, 4 लेने पर भी 4 ही होगी, तो संयोजकता 4। ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन में परमाणु क्रमांक 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्यतम कक्षा में कितने हैं? 6, अंदर 2 बाहर 6। 6 को 8 बनाने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी वो 2 लेगा तो स्थिर हो जाएगा उसकी कक्षा। तो स्थिर होने के लिए 2 चाहिए, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होगी। और फ्लोरीन की बात करें, परमाणु क्रमांक 9, 9 है तो 2 और 7, अंदर 2 बाहर 7, तो बाहर का 7 है, अष्टक पूरा होने के लिए 1 की ज़रूरत है, तो फ्लोरीन की संयोजकता 1 ही है, जबकि ऑक्सीजन की 2। तो संयोजकता कैसे पता चल रही है? बाहरी कक्षा को स्थिर होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन देना अथवा लेना पड़ेगा, वही उसकी संयोजकता होगी। सोडियम के लिए हमने देखा क्रमांक 11, तो अंदर में 2, उसके बाहर 8 10 और एकदम बाहर 1, 1 त्याग कर सकता है, इसलिए सोडियम की संयोजकता 1 है। आर्सेनिक की बात करें तो 33 क्रमांक है इसका, 33। ये कैसे बटा हुआ है? तो अंदर 2, उसके बाहर 8, तीसरे में 18 और सबसे बाहर चौथी कक्षा में बचे हुए 5। तो 5 है तो उसको 8 पूरा करने के लिए 3 की आवश्यकता है आर्सेनिक में, जबकि सोडियम में 1 ही है, वो त्याग कर सकता है, उसे ज़रूरत नहीं है 7 की, वो 1 छोड़ सकता है। आर्सेनिक को 3 की ज़रूरत पड़ेगी, या तो वह 3 ले या 5 छोड़े, तो 3 लेना आसान है, तो इसलिए बाह्यतम कक्षा में स्थिर होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो संयोजकता 3 है। ये सब हम क्यों देख रहे हैं? रासायनिक बंध के लिए। रासायनिक बंध में यही संयोजकता से ही रासायनिक बंध का पता चलेगा। तो यौगिक में परमाणु तथा पदार्थ में अणु को आपस में बांधे रखने के लिए जो कारक या बल उत्तरदायी होते हैं उसे हम बॉन्ड कहते हैं, बंधन, बॉन्डिंग। और किसी अणु में परमाणु जितने रासायनिक बंध बनाता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। तो जितनी आवश्यकता या त्याग है उसी से संयोजकता पता चल जाता है। बंध को 2 प्रकार में बांटते हैं रासायनिक बंध को। एक तो आयनिक बंध। यह क्या है भाई? तो यह है कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो हैं
उसको त्याग देना, छोड़ देना, स्थानांतरण कर देना, उसको कहते हैं आयनिक बंध, यानी त्याग करके वह बंध बनाता है। दूसरा है सहसंयोजकी बंध, अर्थात वह त्याग नहीं करेगा, वह साझेदारी करेगा, बांटेगा, दूसरे कक्षा से वह बांटेगा, उसको दोनों में साझा करेगा, तो वो उसे सहसंयोजकी बंध कहते हैं। ये क्या होता है भाई दोनों, तो एक एक उदाहरण द्वारा देख लेते हैं। पहले आयनिक बंध। आयनिक बंध परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से होता है। तो पूर्ण स्थानांतरण मतलब वह त्याग कर देता है, बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके पास संयोजकता कक्षा में, और ये भिन्न भिन्न परमाणुओं में ही होता है हमेशा आयनिक बंध, समान परमाणु के अणु में नहीं होता। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन को देखते हैं कैसे जुड़ते हैं आपस में। सोडियम एक अलग घटक है, क्लोरीन एक अलग घटक है। सोडियम की परमाणु संख्या 11, क्लोरीन की 17। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है, 2 8 10 1 11, और क्लोरीन का है 2 8 7, 2 8 10 7 17। तो कैसे वितरण होगा इसका, ध्यान से देखते हैं। तो सोडियम में पहली कक्षा में 2, क्लोरीन में भी 2, क्योंकि पहली कक्षा में 2 की कैपेसिटी है। 2 के बाद दूसरी कक्षा में 8 की कैपेसिटी है, तो सोडियम में भी 8, क्लोरीन में भी 8। तो सोडियम के 10 हो गए, क्लोरीन के भी 10 हो गए। सोडियम में बचा 1, क्योंकि सोडियम में 11 है, वो तीसरी कक्षा में आ गया। और क्लोरीन में भी बचा कितना, 7, तो क्लोरीन की तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों एक दूसरे से बंध बनाएंगे तो मतलब रासायनिक क्रिया होगी और नया पदार्थ, घटक पदार्थ बनेगा। तो घटक पदार्थ बनने के समय इलेक्ट्रॉनों का साझा होना, स्थानांतरण होना जरूरी है, तभी वो जुड़ेंगे, वरना अगर रासायनिक क्रिया नहीं होगी मतलब वो उदासीन है, कोई नया घटक नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सोडियम में 1 अकेला है और क्लोरीन में 7 है। क्लोरीन को पूरा होने के लिए 1 की ज़रूरत है, सोडियम को स्थिर होने के लिए 1 कम करने की ज़रूरत है। यहाँ से 1 हट गया तो भी स्थिर, क्लोरीन में 1 आ गया तो भी स्थिर। तो क्या होगा, ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं वो अकेला इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। अब क्या हुआ, सोडियम और क्लोरीन मिलकर एक स्थिर कक्षा निर्माण कर लिए और नया घटक तैयार हो गया, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक कहते हैं। ये नया यौगिक बन गया सोडियम से और क्लोरीन में रासायनिक क्रिया होकर। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ट्रांसफ़र हो गया, त्याग कर दिया। सोडियम ने त्याग किया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसलिए वो धनात्मक हो गया। ऋण कम हो गया ना तो धनात्मक हो गया, और क्लोरीन के पास ऋण बढ़ गया इसलिए क्लोरीन ऋणात्मक हो गया। इसलिए क्लोरीन को बाद में लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम धनात्मक क्यों हुआ, क्योंकि उसका ऋण इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और क्लोरीन का ऋण ज़्यादा हो गया क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, इसलिए वह ऋणात्मक हो गया। तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण ट्रांसफ़र को से बनने वाला जो बंध है वही आयनिक बंध है। तो एक या जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो एक परमाणु से निकलकर दूसरे परमाणु में स्थिर हो जाते हैं, और दोनों एक परमाणु अपने आप स्थिर हो जाते हैं ट्रांसफ़र होने के बाद। तो आयनिक बंध हो गया। तो हमने देखा सोडियम क्लोरीन आयनिक बंध बनाकर आयनिक यौगिक नमक का निर्माण करते हैं, सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो आयनिक बंध है सोडियम क्लोराइड में। जबकि दूसरा है सहसंयोजकीय बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। ये 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, सहसंयोजकीय बंध है ये। साझेदारी मतलब पूरी तरह से एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में नहीं जाता। जैसे कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अस्थिर देख रहे हैं हम परमाणु,
दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। स्थिर होने के लिए इनको कक्षा में या तो एक कम हो या तो दो हो। तो एक ही है तो त्याग नहीं सकते, इसलिए दो होने के लिए क्या करेंगे, ये एक दूसरे से इस तरह साझा करेंगे कि दोनों में दो हो जाए। अब ये स्थिर हो गए, हाइड्रोजन स्थिर हो गया और हाइड्रोजन का स्थिर अणु निर्मित हुआ। तो सहसंयोजकी बंध है, साझे से बना हुआ है, इसमें भी उसमें भी। तो हाइड्रोजन का सहसंयोजकी अणु तो कैसे बनाइए, आपने देखा हाइड्रोजन एक अस्थिर, दोनों अस्थिर है परमाणु, रासायनिक क्रिया होती है तो स्थिर हाइड्रोजन का अणु प्राप्त होता है। तो इसे सहसंयोजकीय अणु कहते हैं। पूरी तरह से स्थानांतरण नहीं हुआ इलेक्ट्रॉनों का। चलिए देखते हैं अब हम स्वाध्याय इन्हीं जानकारियों के आधार पर। पहला, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखते समय अभिकारक और उत्पाद के बीच क्या लगाते हैं बताइए? तीर बनाते हैं। याद आया ना, तीर का निशान। लोहे में जंग लगना कौन सी परिवर्तन है? निश्चित ही वो रासायनिक परिवर्तन है। तो पहले में तीर, दूसरे में रासायनिक। चलिए अगला देखते हैं। भोज्य पदार्थ का खराब होना यह रासायनिक परिवर्तन है। उसमें विशिष्ट निर्माण होती है, उसके द्वारा पहचाना जाता है। खाना खराब हो गया है हमें कैसे पता चलता है? उसमें क्या निर्माण होता है विशिष्ट। और दूसरा है, परख नली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रंगहीन विलयन को फूंकते रहने से कुछ समय बाद उसका द्रव्य कैसा हो जाता है? ये चूने का पानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो पहला है भोजन खराब होता है तो गंध का निर्माण होता है। दूसरा है चूने के पानी में फूंकते रहने से हवा हमारे मुंह से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी में जाता है, चूने के पानी में, तो उसका रंग दुधिया हो जाता है, सफ़ेद होने लगता है। अगला है, नींबू के रस में थोड़ा सा चूर्ण डालने पर कुछ समय बाद सफ़ेद कण अदृश्य होते हैं, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन है। खाने का सोडा नींबू के पानी रस में डालेंगे तो सफ़ेद कण अदृश्य हो जाता है, मतलब वह गैस बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, तो रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन क्या है? श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन अभिकारक है। ऑक्सीजन एक अभिकारक है। ग्लूकोज हमारे शरीर में पाचन क्रिया द्वारा और ऑक्सीजन श्वसन क्रिया द्वारा अभिकारक है। तो रासायनिक परिवर्तन है पहला। दूसरा है अभिकारक। सोडियम क्लोराइड नमक कैसा यौगिक है? हमने अभी देखा, साझेदारी से बनता है या त्याग से बनता है? त्याग से बनता है, यानी आयनिक यौगिक है। और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl जो है वो त्याग से नहीं, वो साझे से बनता है, इसलिए सहसंयोजकीय यौगिक कहलाता है। अगला है, हाइड्रोजन के अणु में प्रत्येक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या पूर्ण करते हैं भाई? हाइड्रोजन में दो द्वितीयक पूर्ण करते हैं, दो होकर स्थिर हो जाते हैं। और दो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होकर क्लोरीन अणु तैयार होता है? तो समान अणु है, समान घटक है, तो साझेदारी होकर अणु तैयार होता है। क्लोरीन क्लोरीन मिलकर क्लोरीन 2 अणु तैयार होता है। जैसे हमने देखा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन साझे करके हाइड्रोजन का स्थिर अणु बनाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा।
और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।